हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। हमने पार्ट 1 में प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया। पार्ट 2 में हमने प्रतिबिंब और आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं रेखीय आवर्धन के बारे में। आपको बता दें कि रेखीय आवर्धन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आती है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले मैं आपको ये फिगर समझा दूं, क्योंकि सारा का सारा खेल इसी फिगर पे निर्भर करेगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ओ डैश, ये हमारा एक वस्तु है। ओ डैश से हमारी एक किरण निकली जो कि सीधे गई और बिंदु ए से टकराई। टकराने के बाद में फोकस से होकर के ये बिंदु किरण बाहर निकल जाती है। वहीं एक किरण हमारी ओ डैश से निकली जो कि वक्रता केंद्र से होते हुए गई और पॉइंट बी पे टकराई। टकराने के पश्चात वो जिस बिंदु से गई थी उसी बिंदु से वापस लौट आई। मतलब इसमें किसी भी तरीके का परावर्तन देखने को नहीं मिला। सेम पाथ को फॉलो करके वो गई और सेम पाथ को फॉलो करके वापस चली आई। तो जब हमने देखा कि जो किरण हमारी वक्रता केंद्र से आ रही थी और जो फोकस से आ रही थी वो एक बिंदु पे आपस में एक दूसरे को काट रही है, उसी बिंदु को हमने आई डैश नाम दिया और इसी को हमारा प्रतिबिंब माना गया। तो कुछ ये हमारा फिगर है। हमने इसके बाहर M1 M2 जो दर्पण है इसके बाहर हमने कलई कर दी, यानी शेडिंग कर दी, ताकि प्रकाश हमारा दूसरे माध्यम में प्रवेश ना कर सके। पूरा का पूरा प्रकाश वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हम शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आई होप आपको फिगर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉपी में इसको बना लें, क्योंकि इसकी हेल्प से ही हम चीज़ें सीखेंगे। तो क्या कहा जा रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। मैंने आपको फिगर में दिखाया था ओ डैश हमारा क्या था, वस्तु की लंबाई थी, और आई डैश हमारी क्या थी, प्रतिबिंब की लंबाई थी। इन्हीं दोनों के अनुपात को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवर्धन कहेंगे। जबकि दोनों लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत नापी जाती है। मुख्य अक्ष आपकी मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, जो ओ बिंदु था, जो सी बिंदु था, जो एफ बिंदु था, वो और जो दर्पण था उसका जो मेन पॉइंट सेंटर पॉइंट था पी, यानी कि ध्रुव जिसको कहते हैं, वो सभी आपका मुख्य अक्ष पर ही टिका होता है। तो इसके लंबवत, क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर हमारी जा रही थी वस्तु और नीचे जा रही थी हमारी प्रतिबिंब, तो वही चीज़ कही गई है कि इन दोनों लंबाइयों को मुख्य अक्ष के लंबवत नापा जाता है। मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ यानी वस्तु की लंबाई जो थी उसको धनात्मक लिया जाता है, और जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई थी यानी कि नीचे की जो दूरी थी वो हमारी ऋणात्मक ली जाती है। तो इसी से रेखीय आवर्धन का जो सूत्र निकल के आता है, m बराबर y2 अपॉन y1 बराबर -v/u इज इक्वल्स टू, एक पॉइंट यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। हमने वहाँ पे प्रतिबिंब को आई डैश से दिखाया था, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, और वस्तु को ओ डैश से दिखाया था। तो बराबर लगा के हम चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं आई डैश अपॉन ओ डैश। आई डैश हमारी प्रतिबिंब की लंबाई होगी, ओ डैश हमारी वस्तु की लंबाई होगी। -v/u आपको दिख रहा है। -v आपको बताता है ध्रुव से जो हमारी प्रतिबिंब है उसकी दूरी, और जो ध्रुव से वस्तु की दूरी है उसको u से दिखाया जाता है। तो इसी को हम कहेंगे उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र। और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन में इसका यूज़ आपको देखने को मिलता ही है। आपके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है बताने के लिए, आवर्धन क्षमता बताने के लिए, इस प्रकार से हमें इसका यूज़ करना होता है। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो यार कमेंट करके बताइए, इसको मैं न्यूमेरिकल के हेल्प से भी आपको समझा दूंगा, जिससे एक एक पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। मिलते हैं एक और नई वीडियो लेकर के, इसके पार्ट नंबर 4 की, और साथ ही साथ में कुछ नए उदाहरण के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय किड्स, पढ़ते रहें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।